भारतीय जनता पार्टी एक बार मेरे साथ मिलकर के भी एक ही बार बोलूंगा और आपका जो जोश है वो देखने में कितना मिलता है उससे अंदाजा लगा लूंगा। भारत माता की धन्यवाद। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा भर में घूमते हुए तो अलग प्रकार के संबोधन होते हैं, अलग प्रकार की बातचीत होती है, लेकिन जब करनाल आता हूं तो मेरे भाव थोड़े बदल जाते हैं। करनाल ऐसा लगता है जैसे अपना परिवार उसमें मैं आज आया हूं। अभी ठीक है कि मंच पर बैठे हुए लोग, सामने बैठे हुए लोग, सबकी अपेक्षा होती है कि मंच संबोधन से शुरू होगा, किसका नाम लिया जाएगा, ऐसी चिंता शुरू हो जाती है सबको। मेरा नाम तो लिया नहीं, मेरा नाम तो भूल गए, मैं तो सामने ही बैठा था। मित्रों, उस औपचारिकता को मैं इतना सीमित करता हूँ क्योंकि व्यवस्थाएं होती है पार्टी की। तो हमारे पार्टी के नए अपने कार्यकारी जिला अध्यक्ष, उनका नाम लेना ही चाहिए, हमारे श्री अपने वर्तमान के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिले की व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से, वैसे तो पहले भी आप संभालते ही हैं, पहले शायद जिला कोषाध्यक्ष थे और अब दोनों है। एक बार एक मीटिंग में बैठे थे तो वहां परिचय होने लगा और परिचय में जिलाध्यक्ष मेरे साथ बैठे थे और सामने अनुमंडल में कुछ कार्यकर्ता उनसे परिचय हुआ, एक ने कराया, दूसरे ने कराया, तीसरे ने कराया और बीच में ही एक कार्यकर्ता खड़े हो गए कि मेरा नाम अमुक है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मैं हैरान हो गया, जिलाध्यक्ष तो मेरे साथ बैठे हैं और वो सामने कह रहा मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने कहा भाई क्या हो, जिलाध्यक्ष हो? 3 बार पूछा, तीनों बार उसने कहा जिलाध्यक्ष हो। मैंने कैसे हो सकता है, एक जिले में 2 जिलाध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? मैंने जिलाध्यक्ष को पूछा, मैंने कहा ये कौन है? मैंने जिलाध्यक्ष तो नहीं, कोषाध्यक्ष है। मैंने कहा आप कोषाध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष क्यों कह रहे हो? कहते देखो जी, कोष वोष जो है वो तो जिलाध्यक्ष खुद रखते हैं, तो मैं अध्यक्ष हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया है। संयोग से अब ये कोषाध्यक्ष भी यही है, अध्यक्ष भी यही है, तो इसलिए वो समस्या नहीं है। और दूसरा नाम अगर मैं निश्चित रूप से लेना चाहूंगा तो अपने जो यहाँ के आपके लोग लाडले प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद जी। भारतीय जनता पार्टी जगमोहन आनंद जी, मनोहरलाल जी। गंगा में नहा, किनारों पे क्या रखा है? प्यार पाना था जगमोहन के पास, इशारों में क्या रखा है? अब जगमोहन आनंद जी एक प्रकार से उसी भूमिका में आ रहे हैं जिस भूमिका में कभी जो पूर्व काल में कोई होते हैं और उस भूमिका में अब कोई आते हैं, तो अब वाले जो लोग होते हैं पूर्व काल में रहे हुए लोगों को अपना पूर्वज कहते हैं। तो हमारे पूर्वज या हमारे मेहता जी बैठे सबसे पहले तो क्योंकि जो भूमिका उस समय में मेहता जी ने भाई शशिपाल जी मेहता जी ने, वही भूमिका बाद में हमारे जो लोगों को मिल गई, वही भूमिका बाद में नायब सिंह सैनी जी को मिल गई और वही भूमिका निभाने के लिए जगमोहन आनंद जी को लाइन
ये लाइन ऐसी चलनी है, ये कोई एक जगह रुकने वाली नहीं है। कभी शुरू हुई, या जानता हूं तो बजाज जी, श्री लक्ष्मण बजाज जी, वो भी कई बार विधायक रहे। एक बार रामलाल वधवा जी रहे, एक बार रहे। तो कितने नाम गिनाए जा सकते हैं पूर्व में। अब इस परंपरा को अपने को ऐसे आगे बढ़ाना है। जब परंपरा को आगे बढ़ाना है तो मुझे बुलाया तो इसलिए गया है कि मेरी एक भूमिका यहाँ इस परिवार में रही है, इसलिए आप जरूर आओ एक बार। जो मैंने कहना है वो भी मुझे पता है, जो आपने सुनना है वो भी मुझे पता है। बात नई कोई नहीं है, लेकिन चूंकि एक कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रमों में सब मिल बैठ करके चीजों की प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं। जैसे घर में विवाह होता है, शादी होती है, शादी के समय अकेला परिवार का जो एक मुखिया होता है या जिसके घर में शादी होती है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको भी अपनी करनी होती है। परिवार में रिश्तेदार भी आते हैं, परिवार के सब नजदीकी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, फिर मित्र मंडली, पड़ोसी, मोहल्ला, सब इकट्ठे होते हैं। अलग बात है कि आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी होने लग गई है, लेकिन पहले समय में तो कोई शादी गांव में हो जाए, हम छोटे थे तो बारात के लिए घर घर जाकर के चारपाइयां इकट्ठी करते थे, घर घर जाके बिस्तर इकट्ठे करके लाते थे, और फिर खाने के समय सब आसपास के लोग, पड़ोस के लोग आकर के खाना परोसते थे। बारात को सेवा भाव से सब चीजें होती थी कि उस मुकाबले के अंदर अपने को, अपने यज्ञ को सफल करना है, अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, ये उसका एक हेतु होता है। या एक सामने पक्ष होता है, एक हमारा पक्ष होता है। और ये चुनावी यज्ञ 5 साल के बाद लोकतंत्र का एक विषय है, आता ही आता है। तो हर 5 साल बाद ये एक्टिविटी सबकी बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम सब बढ़ेंगे, कांग्रेस की बढ़ेंगी, और छोटे मोटे दल कभी कभी खड़े हो जाते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। कुछ स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नाते से खड़े हो जाते हैं, वो भी बढ़ाते हैं। लोकतंत्र में किसी को मनाही नहीं है। या कम से कम 9 कैंडिडेट है हमारे नांगल चौधरी में, और ज्यादा भी एक जगह शायद 33 या 35 है। 2 मशीनें, 3 मशीनें भी लग जाती है, शायद 2 ही मशीन है, 32 से कम है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कितने हैं कैंडिडेट? पता है कैंडिडेट जहाँ भी खड़े इंद्री में 6 है जी। अच्छा, कम हो गए होंगे पहले तो कहते थे बाद में विड्रा करने का। 6 हो या 12 हो या 15 हो, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने कैंडिडेट के साथ खड़े होकर के अपनी पार्टी का कमल का फूल इसको जिताना है। जब जिताना है तो हम जैसे जो इस प्रकार के प्रबुद्ध नागरिक हैं, अपने अपने स्थान पर अपनी हैसियत रखते हैं, चाहे व्यापार से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे उद्योग से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई कर्मचारी संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई डॉक्टर है, वकील है, किसी प्रोफेशन से जुड़ा है, जनप्रतिनिधि भी है, हमारे पार्षद है, हमारे सरपंच हैं, हमारे किसान संगठनों से लगे हुए जुड़े हुए लोग भी हैं। संयोग से आज मैं देख रहा हूँ यहाँ केवल करनाल के ही नहीं तो इक्का दुक्का आसपास की विधानसभा के लोग भी आए हुए हैं। अभी बलबीर जी हैं, वो इंद्री के, वो अपने ये धर्मपाल जी बैठे हैं इंद्री से, हमारे सुभाष जी बैठे हैं नीलोखेड़ी से। तो ऐसे कुछ कार्यकर्ता अपने आसपास ही आए हैं। अच्छी बात है, कई बार उत्साह होता है। तो हम, हालांकि मैं विधानसभा में जाऊंगा, इस लोकसभा की 9 की 9 विधानसभा में मुझे एक बार मेरा दायित्व है, सब जगह में जाके आऊंगा। तो हेतु यही है कि हम ज्यादा वोट, जितने यहाँ लोग बैठे हैं इनके वोट तो सीमित है, अपना वोट है, अपने परिवार के वोट है, अपने आसपास पड़ोस के हैं, लेकिन ये यज्ञ ऐसा है कि पूरे समाज में हमको जाना पड़ता है। हमारी विधानसभा की एक बाउंड्री है, हर एक विधानसभा की बाउंड्री है, और 2-2 लाख 2.5 लाख वोट हैं। तो 2.5 लाख वोटों को आगे जाकर के उनसे वोट लेना है, तो वोट प्राप्त करने का, मांगने का कोई आधार तो होना चाहिए। क्या वोट उसे मांगेंगे तो क्यों मांगेंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जीत तो हमारी अच्छे मार्ग से कैसे हो, इसकी जो हमको चिंता करनी है। पिछले लगातार हम चुनाव यहाँ जीत रहे हैं,
और उस चुनाव को जीतने में जो अनुभव हमारे पिछले हैं उनको सामने रख करके आगे बढ़ना है। तो उसके आधार क्या है? पहला आधार तो कांग्रेस हारने की ओर आगे बढ़ रही है, भाजपा जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। इसके दो प्रमाण, क्योंकि एक विधानसभा सीट जीत करके टारगेट तो प्रदेश है कि प्रदेश में हमको तीसरी बार अपनी सरकार बनानी है भारतीय जनता पार्टी की। और ये मौका हमारे लिए विशेष मौका इसलिए है कि आज तक हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार को रिपीट नहीं किया गया। ये पहला मौका होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। 2 बार का तो रिकॉर्ड कांग्रेस का हमने तोड़ दिया, 2 बार हमने भी बना लिया, लेकिन अब तीसरी बार हमारी बनेगी तो हमारा अपना रिकॉर्ड स्थापित होगा। अब इसमें कांग्रेस क्यों हार रही है, उसकी पैमाना क्या है, भाजपा क्यों जीत रही है, इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं। पहला बिंदु कि कांग्रेस जब बौखला गई, हारती हुई देख रही है, तो इन्होंने गठबंधन के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। कोई पार्टी आओ हमसे गठबंधन कर लो, हम अकेले जीतने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। ये अलग बात है कि जिनके सामने हाथ इन्होंने बढ़ाए उन्होंने आगे हाथ बढ़ाने से मना कर दिया, इनके साथ गठबंधन कोई आया नहीं। ये सत्य है कि नहीं है? ये तथ्य है कि नहीं है? तथ्य है। दूसरा तथ्य कि कांग्रेस में जिस प्रकार का, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक ग्रुप्स के अंदर बटा हुआ, खेमों के अंदर बटा हुआ है। अब संगठन भी क्या कहें, एक वो ग्रुप भी बना हुआ है, कई छोटे छोटे ग्रुप मिला के एक ग्रुप बना लिया, और कोई स्पष्टता नहीं है कि इनके यहाँ मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। ये अंदर खाते लड़ाई कितनी बड़ी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं। इनके दावेदार गोविंद सिंह हुड्डा है, घर में लड़ाई है, वहां दीपेंद्र हुड्डा भी दावेदार है। बाप बेटे की भी लड़ाई शुरू हो गई है। वो चाहता था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, भूपेंद्र हुड्डा मना कर दिया कि नहीं, विधानसभा का चुनाव तुझे नहीं लड़ना, अभी तो मैं बैठा हूं। वो तो आप ही हो जाएंगे। हमारी एक बहन इनके पार्टी में, वो भी अपना रोल कर रही है और उनको गालियां तक देने लग गए हैं। यानी जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग अपने ही घर में किसी एक सम्मानित महिला के खिलाफ ये बोलते हैं, उससे भी इनकी पार्टी का दिखावा तो है ही है, लेकिन समाज में भी एक चेतना आ गई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते। एक इनके अनुसूचित जाति के अध्यक्ष प्रदेश के, उनकी पिटाई की, जख्मी किया, अब वो सहयोग से अपनी पार्टी में आ गए। अशोक तंवर, उसी जातियों का कोई सम्मान करते नहीं है, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। हमारे विरोध में भले ही वो लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर तो समाज के नाते, महिला के नाते हमारा, हमें सम्मान करते हैं महिलाओं का। और किस प्रकार से अभद्र भाषा इनके लोग बोलते हैं, भले बाद में माफी मांगते रहे। वो इसी प्रकार से उनके अपमान करने का एक स्वभाव बना, वो मानते हैं, करते हैं। तो उनके यहाँ कोई स्पष्ट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। शैलजा की बात मैं कर रहा हूं, उसका अपमान नहीं कर रहे हैं। सुरजेवाला वो अपने आप में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और जब वहां मुख्यमंत्री के इनके भ्रम टूट जाते हैं तो ये भी फिर अलविदा करने में देर नहीं लगाते हैं, बाय बाय करने में देर नहीं लगाते हैं। कुछ सवाल ही हमारे पास, बाकी भी लाइन में खड़े हैं कि हमें तो मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमको तो एक ऐसी पार्टी दिख रही है जो सदाचारी है, जो व्यवहारिकता जिसकी अच्छी है, जो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। वहां व्यक्तिगत झगड़े ये नहीं है कि लूटो खसूटो जेल में डालो। भारतीय जनता पार्टी से ये निश्चितता ये सब लोगों को, चाहे कांग्रेस में, उनकी बनी हुई है। तो दूसरा ये कारण। तीसरा कारण है 2004 से लेकर 2024 तक का मैं एक इतिहास बताता हूं, 20 साल का। 2004 में हमारी सरकार अटल जी की केंद्र से चली गई। केंद्र में किसकी सरकार आई थी? किसकी आई थी?
कांग्रेस की। यूपीए कांग्रेस। तो विधानसभा में किसकी आई? कांग्रेस। 2009 में केंद्र में किसकी आई? कांग्रेस की। कांग्रेस की। विधानसभा में किसकी आई? कांग्रेस की। 2014 में केंद्र में किसकी आई? भाजपा की। प्रदेश में किसकी आई? 19 में केंद्र में किसकी आई? भाजपा। प्रदेश में किसकी आई? अब 24 में केंद्र में किसकी है? भाजपा। तो 24 में हरियाणा में किसकी बनेगी? ये तथ्य हैं हरियाणा के, और ये तो मैंने 2004 से बताए हैं। आप 1966 से देख लेना कि जब जब लोकसभा में चुनाव थोड़ा पहले हुआ, केंद्र में जिसकी सरकार आई, प्रदेश में उसी की सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता को एक उत्साह मिला है। क्योंकि सरकार केंद्र में और प्रदेश में जब एक ही दल की रहती है तो प्रदेश को, जनता को लाभ होता है। ये मेरी सोच नहीं, ये जनता की सोच है। इसी को हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन की सरकार होगी तो केंद्र की बहुत योजनाएं प्रदेशों को लागू करनी होती हैं, फटाफट लागू हो जाती हैं। आज केंद्र की योजनाएं उन सब प्रांतों में लटकी पड़ी हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है। वो हमारे कारण नहीं है, उनके कारण से, प्रदेश के कारण से। हमें स्कूल लेते हैं, नाक ऊंचा कर लेते हैं। दिल्ली में आधी से ज्यादा योजनाएं लागू नहीं है। पंजाब में बहुत योजनाएं लागू नहीं है केंद्र सरकार की। बंगाल में बहुत योजनाएं नहीं है केंद्र सरकार की, लागू मना ही कर देते हैं कि हम तो इसको लागू नहीं करेंगे। उनको डर लगता है कि केंद्र की सरकार की योजना हम इसको लागू करेंगे तो इसका श्रेय तो मोदी जी ले जाएंगे, हमको क्या मिलेगा? अरे अपने श्रेय के चक्कर में जनता का नुकसान करते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हरियाणा की जनता के नुकसान को नहीं होने देगी। हरियाणा की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जैसे केंद्र में सरकार बनने से सरकार बनेगी, ये मेरा विश्वास है। आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगला पहलू कि आखिर तो किसी आदमी को दो में से एक चुनना होता है तो दोनों की तुलना करता है। वो तुलना करने में 10 साल शासन हमारा भी रहा है, कांग्रेस का भी, हुड्डा का भी रहा है। इनकी तुलना तो आसान है करना। बहुत पुरानी बातें शायद आप ना भी जानो ना भी, क्योंकि 20 साल में तो पीढ़ी जो है पूरी नई आ जाती है। तो 20 साल की जो पीढ़ी है जिसका 2004 के अंदर उसकी आयु 18 साल हो गई होगी, तो आज 20 साल में वो 38 साल का हो गया होगा। और 18 साल से 38 साल की जो आयु के लोग या इससे ऊपर के सब लोगों ने देखा ही है। यानी आज 38 साल या इससे ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने पिछला 20 साल का शासन का पूरा इतिहास देखा। आज का नया जवान वो शायद पिछले कांग्रेस के 10 साल को न भी जानता हो, लेकिन जिसकी आयु 38 साल हो गई है। वैसे तो आज जागरूक कॉलेज के विद्यार्थी भी, स्कूल के विद्यार्थी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि 18 साल की आयु जिसकी 2004 में थी वो 20 साल का अनुमान लगा सकता है। कुछ बातें याद कराता हूं। वो समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उस भ्रष्टाचार में आम आदमी भी पिसा हुआ था, मध्यम दर्जे का आदमी पिसा हुआ था, उद्योगपति, बड़े बड़े काम धंधे करने वाले सब पिसे हुए थे। ये अलग बात है कि जो बड़ा आदमी होता है वो भ्रष्टाचार में पिसे होने के कारण से भी मन में रखता, बाहर भूलता नहीं है। वो मौके की तलाश में रहता है कि इस बार क्या करना है। नीचे का आदमी भूलता भी, महसूस भी करता है, एहसास भी करता है। उस भ्रष्टाचार के शहर के जो लोग हैं, हमारे कस्बों के लोग हैं, मंथलियां होती थी, मंथलियां, हफ्ते, ये दो शब्द। आज का नया जवान जिसकी आयु आज 18, 20, 25 साल है, वो मंथलियां या हफ्ते सुने नहीं है उसने। बोलो ये अंतर है कि नहीं है? ये अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। रेडी वाला भी जब कोई सामने, उसको पता होता है ये आदमी आ रहा है ना, इसने सिर्फ पैसे लेके जाने हैं, वो अपने जेब में पैसे ला करके साइड में अपना हाथ कर लेता था। वो नीचे वाला भी उसके हाथ से पैसे ले लेता था, बिना बात के आगे चला जाता था।
और फिर जाकर के जिस दफ्तर की मंथलियां होती थी उस दफ्तर में इकट्ठा करके वो हिस्से जो जाने होते थे वो हिस्से दिखाते थे, ऊपर से नीचे तक सब हिस्से करते थे। सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी जो ट्रांसफर कराने के लिए उनके स्टेशन होते थे, उन स्टेशन की बोलियां लगती थी, थाने चौकियों की बोलियां लगती थी, तहसीलों की बोलियां लगती थी। हम जब आए हमने बहुत चीजें ट्रांसपेरेंट कर दी कि अब आपको रजिस्ट्री कराते समय पैसा नहीं देना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी और रजिस्ट्री करने वाला तहसीलदार शाम को रजिस्ट्री करने के बाद 5 बजे के बाद घर में पहुंचा देगा, अपने पास रखेगा नहीं। और जब ये हुआ तो ऐसी तहसीलें जब मारामारी होती थी 2014 में हमने आके देखा, 2016 में हम तहसीलदार को कहते थे भैया आपको फलानी अच्छी तहसील है वहां चले जाओ, नहीं जिन्हें नौकरी करनी है जहां मर्जी भेज दो। ये तहसीलदारों के मुंह से बात निकलती। कोई भी ऑफिस में एक नाम ले रहा हूं, कोई तहसीलदार भाई हो यहाँ या उनका रिटायर्ड हो तो बुरा मत मानना, कई बार उदाहरण देने के लिए कोई बात प्रस्तुत करनी पड़ती है। नौकरियां बिकती थी, गली बिकती थी, हर नौकरी का रेट होता था, पीएन की इतना रुपया, क्लर्क का इतना रुपया, क्लास 3 का इतना रुपया, क्लास 2 का इतना रुपया, क्लास 1 में एचसीएस लेवल तक भी पैसे भी देने पड़ते थे। और एचसीएस की नौकरी तब लगती थी अगर कोई अविवाहित होता था तो पहले उसका रिश्ता पक्का करते थे, फिर उसको एचसीएस की नौकरी में रिजल्ट निकालते थे। आज आप लिस्ट उठा के देख लो, उससे पहले लगे हुए जितने एचसीएस हैं वो किसी न किसी नेता के रिश्तेदार हैं, और उन्हीं दिनों में बने हैं वो रिश्तेदार जो उनकी नौकरी लगी 6 महीने आगे पीछे। हालांकि मैं उनको सामने भी कर देता हूँ, मजाक भी कर देता हूँ, अरे भैया तुम्हें एक पद 2 काज हो गए, नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई, या किसी लड़की को उसका रिश्ता हो गया, उसको अच्छा पति मिल गया, उनको भी पता है सबको, मना नहीं कर सकते। लेकिन 2014 के बाद लगे हुए एचसीएस वो तो किसी के रिश्तेदार नहीं है। ऐसा थोड़ी कि पहले वाले रिश्तेदार बड़े होशियार थे, बाद वाले ऐसा निकम्मे हो गए। होशियार तो होशियार पहले भी थे, आज भी है। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरियां दिए, 1,45,000 दिए 10 साल में, 25,000 इस भर्ती रुको गए हैं, वरना ये भी अगर जुड़ जाती तो हमारा रिकॉर्ड 1,70,000 का 10 साल में बनता, और हुड्डा सरकार के 10 साल में 85,000 नौकरियां दी। उनकी 9-10 नौकरियां ऐसी हैं जो नौकरी यानी जो परीक्षा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रद्द हुई है कि इसको रद्द कर दो, इसके अंदर कहीं ना कहीं बदबू है। नौकरियों के विषय में ही एक मुख्यमंत्री को उसके बेटे को 10 साल की सजा हुई कि नहीं हुई? सब जानते हैं चीजों, आखिरी जनता को पता नहीं है क्या? जनता को बताना चाहिए, खास करके 18 साल से और जो 38 साल तक का, जो 20 साल का जो नया जवान है, उसमें हमारे 10 साल का तो उसको पता है, लेकिन पिछले 10 साल का क्या है उसको पता नहीं है, उनको भी जाकर बताना चाहिए। हमने एक वातावरण को ऐसा बनाया कि अब जीवन की शैली, जीवन जीने की शैली को कठिनाई नहीं आएगी। वो समय था कि जब घर में 5 मेंबर, पांचों किसी की लाइन में लगे हैं, ये तेल लेने की लाइन में गया है, ये राशन लेने की लाइन में गया है, ये पटवारी के लाइन में लगा है, ये किसी थाने में लाइन में लगा है, ये सिलेंडर गैस के सिलेंडर में लाइन लगा। कितनी लाइन होती थी, इतने नंबर नहीं होते थे, इतनी लाइन होती थी। आज किसी चीज की लाइन लगानी पड़ती है। गैस सिलेंडर तो अटल जी के टाइम से ही योजनाएं बनी, इन्होंने सिरे नहीं चलाई, मोदी जी के टाइम पर हर घर में गैस सिलेंडर ये होना चाहिए, 1 दिन की डिलीवरी। और डिलीवरी क्या, थोड़े दिन आप रुक जाओ, रेडी पर लेके आएंगे, आपको 1 दिन की जरूरत नहीं है। जैसे सब्जी वाला आता ना, ऐसे आप बाहर सड़क से आता है ऐसे आता है। और अब तो सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब जगह शहरों में पाइपलाइन लगनी शुरू हो गई है, गाँव में भी लग जाएगी। ये पाइपलाइन से सीधी गैस आएगी, रसोई में अपना बटन खोलो
और सीधी जला लो, वहीं मीटर लगा हुआ होगा, उसी में से इतना खर्च उतना पैसा आ जाएगा। सुविधाएं खूब, ऑनलाइन सिस्टम सारे जो कभी आज किसी को ड्राइविंग लाइसेंस अपना रिन्यू कराना होता है, जाओ जो भी ऑफिस है, ई दिशा केंद्र है या तो अन्य जो ऑफिस है, जाओ अपना लाइसेंस लो, उसी से रिन्यू करके हाथ में लेके आना। क्या 10 साल पहले किसी ने सोचा था ऐसा? पासपोर्ट रिन्यू करने में भी शायद 24-36 घंटे में रिन्यू किया जाता। किसी भी गरीब परिवार के आदमी को जाति प्रमाण पत्र लेना होता, जाओ कंप्यूटर सेंटर पर बटन दबाओ, जाति का प्रमाण पत्र निकल के आ जाता। हमारे कुछ किसान भाई भी यहाँ बैठे हैं, विजयपाल जी बैठे हैं, हमारे ये क्या नाम राजेंद्र आर्य जी बैठे हैं, किसानों के हाथ लगे हुए हैं। फर्द निकालने के लिए कृष्ण जी बैठे हैं, फर्द निकालने के लिए जो सरकारी फीस है वो दो, बटन दबा, एक उसको किले बताने होते हैं कि इस किले की फर्द निकाल के ले आओ। कितने महीने लगते थे फर्द? इधर तेरे से पूछ रहे हैं। पैसे दे के मिलती थी जी, पैसे दे के महीनों बाद। और इस फर्ज के कारण से कई बार तो किसी को बहुत आवश्यक होता था, अपनी जमीन को बेचना है, ठेके देना है, कुछ भी करना है, पैसे लेने हैं, घर में शादी है, शादी के लिए डेट्स बदलनी पड़ती। गांव के लोग यहाँ बैठे होंगे, 24 घंटे 6000 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंच गई है, वरना 24 घंटे बिजली का गांव के लोग कभी सोचते ही नहीं। आज स्थिति ये है कि अगर आसपास के प्रदेशों से भी यहाँ शादी का रिश्ता को लेकर आए लड़की का, तो पूछता भाई थारे गांव में 24 घंटे बिजली है क्या? नहीं है। अगर 24 घंटे बिजली है तो लड़की की शादी कर जाएगा वहां। कोई भी विषय ऐसा है 10 साल से पहले की बातों का आज का तुलना करनी पड़ेगी। अगर आप तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से अब तो नौकरियों का वायदा कांग्रेस ने करना शुरू कर दिया। फिर रिश्ता करवाना पड़े, रिश्ते वाला मामला चलेगा जी, फिर और रिश्ते वाला मामला चलेगा जी। 50 रुपए एक नौकरी देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? वही पर्ची वही घर, देखिए जो बातें सारी आपको पता है, ये बातें जनता को जाके बतानी है। हम यहाँ हैं की वोटर्स बैठे हुए, वोटर हम भी हैं, लेकिन की वोटर्स है हमारे साथ 100, 200, 50, 60 लोग जुड़े हुए हैं। एक एक घर में जाकर के आप लोगों को अपील करनी होगी कि हमारे करनाल में इस बार जगमोहन आनंद जी को जो भी आज तक का रिकॉर्ड है उससे ज्यादा वोटों से जिताने के लिए आप प्रयत्न करें। नई आगे कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संकल्प पत्र नाम से घोषित किया। सब पार्टियां करती है, हर साल करती है। पहली बात तो कि हमने इसकी घोषणा करते समय अपने बजट को हिसाब में जरूर रखा है, क्योंकि सरकार बजट से बाहर जाकर के कोई काम करेगी तो उसके बदनामी लिखी है। वो कहता है कि क्या कहते हैं, जितनी लांबी सौर देते ताव पसारी है, जितनी लांबी सौर कि पैर वहीं तक बाहर निकालो सर्दी में कि जितनी आपकी सौर है, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए हमें भी अपनी योजनाएं उसी ढंग से बनानी होती हैं। हालांकि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी कर दी है, ये अनाप शनाप जो फ्री फीस देने लगी है पार्टियां, चिंता की बात है। लेकिन क्योंकि इसमें भी कोई कानून नहीं है, फिर भी फ्रीडम उनकी है, जो मर्जी बोले जाए, जो मर्जी किए जाए। हमने सब चीजें अपने बजट को सामने रखते हुए कि हमारी सरकार आएगी। हालांकि ये भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं दूसरी टर्म में तो मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री में था। तो वित्त मंत्री होने के नाते पहले देख लेते थे इस योजना पर कितना खर्च आएगा, और खर्च आएगा तो आमदन कहां से होगी, इनकम कहां से होगी, ये हिसाब किताब लगा के करते थे। उसी का परिणाम है कि अब तक 10 साल में हमने जो सरकार चलाई, एक FRBM एक्ट होता है, उस एक्ट के अंतर्गत जो भी जो GST है स्टेट का, SGST जिसको बोलते हैं, उसका टोटल कर्ज जो हमारा टोटल SGST है उसके 25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और हमारा SGST 13 लाख करोड़ रुपया है, और 13 लाख का 25% कितना होता? 3.5 3.25 लाख।
और हमारा जो पिछले साल जो गया है उसका कर्ज है 3,17,000 करोड़ रुपए। ये मैक्सिमम एक अनुमानित है, जब फाइनल होता तो इससे कम ही आएगा। हम उससे आगे नहीं गए हैं 25% से ऊपर। और पता है पंजाब कहां तक पहुंच गया है? 48% उनका कर्ज जो है, जो SGST है उसका पहुंच गया है 48%। तनख्वाहें नहीं है और क्या घोषणा करते हैं कि हमने, मुख्यमंत्री ने और बड़े फलाने कर्मचारियों ने अपनी तनख्वाह लेनी बंद कर दी है। अरे भाई, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तनख्वाह गिर गई होगी 2-4 करोड़ रुपया। आप इतने हजारों लाखों करोड़ रुपए में 2-4 करोड़ रुपया छोड़ेंगे तो कौन सा इसमें क्या भला होने वाला है? हमने भी एक बड़ी घोषणा की, क्या जितने ऐसे परिवार हैं, पात्र परिवार जिनको अपनी रसोई चलाने में बहनों को कठिनाई आती है, ऐसी सब बहनों को 2100 रुपया महीना ये उनको लाडो लक्ष्मी योजना देते, ताकि घर परिवार ठीक चलेगा, उनके परिवार के बच्चों की परवरिश ठीक से होगी, वो एक अच्छे नागरिक बनने के लिए अपनी पढ़ाई है, स्वास्थ्य है, इन सब चीजों को उसका लाभ होगा। महिला कम से कम इतना जरूर विश्वास है कि 2100 रुपया ये सदुपयोग करेंगी, दुरुपयोग नहीं करेंगी। पुरुषों के खिलाफ नहीं हूं मैं, मतलब वो भी मैं विवाहित पुरुषों की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं कर रहा, क्योंकि महिला तो वही घर संभालेगी या विवाहित परिवार होगा। फिर भी महिलाएं अपने सिस्टम को, परिवार को, रसोई को अच्छी प्रकार से संभाल। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की इनकम बढ़ाएंगे तो परिवार सुखी हो जाएंगे, अच्छे होंगे। उन्होंने ड्रोन दे दी, लक्ष्य दे दी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कितनी योजनाएं बनाई। तो इसलिए बड़ी योजना है। सिलेंडर भी, जिसकी कीमत काफी ज्यादा हो गई थी, उसकी भी 500 रुपया हमने, इन्होंने घोषणा की, हमने पहले ही कर दिया है कि सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। आयुष्मान योजना में अभी तक 5 लाख रुपए की सहायता थी, उसको हमने 10 लाख कर दिया। साथ में 70 साल के ऊपर के जो सदस्य हैं उन सब के लिए अलग अलग 5 लाख। यानी अगर सामान्य परिवार में 2 बुजुर्ग हैं तो परिवार के 10 लाख, 2 बुजुर्गों के 10 लाख, 20 लाख का बीमा। 3 बुजुर्ग हैं तो 25 लाख का बीमा, क्योंकि बुजुर्गों को ही आवश्यकता ज्यादा होती है, स्वास्थ्य की तकलीफें जो बढ़ती है तो उसका खर्च उनका ज्यादा होता है। बहुत ऐसी सी बीमारियां हैं जिनके इलाज बड़े कठिन हैं। हमने अपने यहाँ सारे जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनमें रिसर्च सेंटर बना करके ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज अपने यहाँ देश में हो जाए, सस्ता हो जाए, उसके लिए हमसे व्यवस्था करना है। तो इसलिए इन चीजों पर पूरा ध्यान दिया गया है। जहां तक अगर मैं करनाल की बात करता हूं तो बड़ी योजनाएं करनाल में 3 ऐसी जो हमने घोषणा की है, उसके अंदर एक तो करनाल में एक अलग से IMT शहर बसाया जाएगा। 50,000 लोगों के रोजगार की व्यवस्था वहां खड़ी की जाएगी। युवाओं को रोजगार मिले, उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए स्थान मिले, सरकार की उसमें जो सहायता होगी सहायता करेंगे। तो ऐसा एक शहर जो है IMT यहाँ बसाया जाए। ऐसे ही पूर्व में केंद्र सरकार से हमने विषय ले भी लिया है, तो भी उसका फोकस बढ़ा है कि करनाल यमुनानगर की रेलवे लाइन, इसको इसकी योजना में जोड़ा जाए। तीसरा, करनाल जिले में फार्मास्यूटिकल पार्क ये बनाया जाएगा, क्योंकि फार्मेसी का यहाँ लोगों का एक रुझान भी है। तो एक फार्मास्यूटिकल पार्क बना करके दवाइयों का उद्योग, दवाइयों की बिक्री, दवाइयों की मार्केट एक करनाल जिले के अंदर ये खड़ी की जाए। सब जिलों की ऐसे 2-2, 3-3 चीजें ली गई हैं। कुरुक्षेत्र में टूरिज्म की चीजें हैं, उनमें ज्यादा बढ़ाई है। टूरिस्टिक सेंटर भाई थोड़ा सा साइड हो जाए, हमारी बहनें सामने बैठी। युवाओं को नौकरियों का विशेष ध्यान, सरकारी नौकरी में भी अभी तो 10 साल में हमने
1,70,000 की बात की है। अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां जो है युवाओं को सरकारी नौकरियां। और पूरे हरियाणा में जैसे मैंने 50,000 IMT करनाल की बात कही है, ऐसे 10 IMT पूरे हरियाणा में बनेंगे तो 5 लाख नई नौकरियों के अवसर उद्योग जगत में ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो मित्रों, हर एक क्षेत्र का आपके पास बहुत जल्दी जो अपना संकल्प पत्र है, जिसको सामान्य भाषा में घोषणा पत्र कह देते हैं, उसकी कापियां छप करके अब यहाँ पहुंचने वाली है। सब उसको वैसे नेट पर भी डाउनलोड की जा सकती है, तो नेट पर उपलब्ध हो गया है। नेट पर उपलब्ध हो गया, उसको एक बार पढ़ेंगे तो कम से कम 400 बिंदु ऐसे हैं, इन बिंदुओं पर कोई ना कोई बात किसी न किसी विभाग की, हर एक विभाग की गई है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे खेल हो, चाहे स्वास्थ्य हो। मेडिकल कॉलेजेस, इनकी 2014 में कुल हरियाणा में सीटों का जो MBBS का एडमिशन होता था फर्स्ट ईयर में, वो 700 या 750 सीटें थी, जो इस समय अब 2300 सीटें इस समय एडमिशन चल रहे हैं साल में, यानी 3 गुना से ऊपर। और ये सीटें अब आने वाले 5 साल के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज और जिलों में बढ़ने हैं, तो 3,500 MBBS की सीटों पर एडमिशन हुआ करेगा 5 साल के अंदर, यानी लगभग 5 गुना। क्योंकि डॉक्टर्स की कमी यहाँ हमेशा बनी रही है। उन डॉक्टर्स की कमी को कैसे समाप्त किया जाए, उसको कैसे डॉक्टरों की संख्या पूरी की जाए, इस ओर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। एक से बढ़कर के, खेती के अलग, मेडिकल के अलग, टूरिज्म के अलग। एक 10,000 एकड़ का सफारी पार्क, जंगल सफारी पार्क, ये अरावली की पहाड़ियों में जगह चिन्हित हो गई है, तो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड टूरिस्ट सेंटर ये वहां बनने वाला है। हरियाणा उद्योग जगत में, व्यापार में काफी आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की आज की स्थिति बता रहा हूं कि एरिया में हरियाणा 17वें स्थान पर है, यानी 16 प्रांत हमारे से एरिया में बढ़े हैं। आबादी में हम 13वें स्थान पर हैं, 12 प्रांत हमारे से आबादी में ज्यादा है। लेकिन हमारा जो रेवेन्यू अर्निंग है, जीएसटी कलेक्शन टॉप के 5 प्रदेशों में हरियाणा आता है। पर कैपिटा इनकम भी हमारी ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम भी हमारी बड़े प्रांतों में सबसे ज्यादा। पर कैपिटा जीएसटी भी प्राय टॉप के जो 2-3 प्रांत हैं उनमें आ गया। 2 ही प्रांतों में हमारे से ज्यादा तेलंगाना नहीं, गुजरात है हमारे ज्यादा। दूसरा आता है जीएसटी कलेक्शन। अब जीएसटी कलेक्शन तभी होता है जब प्रदेश के यानी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, लोगों के खर्च करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जितना ज्यादा खर्च होता है उतना ज्यादा ही लोगों की जो खरीद होती है उस पर जीएसटी मिलता है। तो हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन का मतलब है कि हमारे लोग उपभोक्ता ज्यादा हो गए हैं, सामान आराम से लेते हैं, खरीदते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बन गई है। तो मित्रों, बहुत चीजें बताने की मुझे हमारे जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, उन्होंने कहा कि आप 10-15 मिनट में अपनी बात कहिए। मैंने कहा कि मैं मंच नहीं देता, मैं बाकियों को बता देता हूँ और कोई मंच कर ले, मैं 10 मिनट बात नहीं करता हूँ।